हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विथ डीएस सर। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एक बार फिर से रीजनिंग की एक अति महत्वपूर्ण क्लास। साथियों आज हम रीजनिंग की पार्ट संख्या 88 को कवर करेंगे। इससे पहले कि यदि आपने 87 पार्ट नहीं देखे हैं तो साथियों चैनल में जाकर के वीडियो सेक्शन में आप पिछले पार्ट्स को भी देख लीजिएगा। एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिछले पार्ट्स में कवर किए गए हैं। साथियों आज की इस रीजनिंग क्लास में हम 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हम किस प्रकार के क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 है। कह रहा है कि शिक्षक कवि और विद्यार्थी। शिक्षक कवि और विद्यार्थी में बताना है साथियों कौन सा वेन आरेख बनेगा। इसके अतिरिक्त देख लेते हैं अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 को, तो यहाँ पर एक बहुत ही शानदार श्रृंखला दे रखी है और लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है इसके स्थान पर बताना है साथियों कौन सा नंबर आएगा। इसके अतिरिक्त अगर देख लेते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 को, जो कि कह रहा है विषम विकल्प को ज्ञात करो। यहाँ पर ये 4 विकल्प दे रखे हैं दोस्तों, इनमें से हमें बताना है कि इन कौन सा विकल्प जो है वो हमारा विषम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं आज की पहली क्लास की। आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की ये जो रीजनिंग क्लास है तो आप इनमें से यदि किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जैसे एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, अग्निवीर क्लर्क, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, डीएफसीसीआईएल, एएलपी, आईबीपीएस, नेवी, मध्य प्रदेश पुलिस, सीआरपीएफ, डीआरडीओ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीटेट, डीएसएसएसबी, यूकेपीएससी, दरोगा, यूपी ट्रिपल एससी पैट, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, सुपर टेट, यूपी पैट तथा यूपी टेट और भी प्रतियोगी परीक्षाएं जिनमें आपका रीजनिंग पूछा जाता है, जैसे आपकी बीएसएसएससी की परीक्षा या फिर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा या फिर और अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जिनमें भी रीजनिंग पूछा जाता है। उन सभी एग्जाम्स के लिए दोस्तों ये क्लास बहुत शानदार साबित होने वाली है। दोस्तों इससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करना है, इफ़ यू वांट टू पीडीएफ ऑफ दिस क्लास यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप, यानी आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रतिदिन क्लास से संबंधित इन्फॉर्मेशन और क्लास नोट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो यदि पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है मरु उद्यान। मरु उद्यान यदि रेगिस्तान से संबंधित है तो बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा जो हमारा समुद्र से संबंधित हो जाएगा। तो दोस्तों आप इस प्रश्न को पहले समझिए अच्छे से। उद्यान का मतलब क्या होता है तो आप कहेंगे सर बगीचा, और मरु का मतलब क्या होता है तो दोस्तों आप कहेंगे मरुस्थल। तो आप यहाँ पर समझिए, देखिए यहाँ पर क्या है, मरु उद्यान का मतलब क्या है, मरुस्थल में खिलने वाले बगीचे। यानी कि जिस प्रकार एक बड़ा सा मरुस्थल होता है, मरुस्थल में कुछ छोटी छोटी जगह पर जब वनस्पति बन जाती है तो क्या कहते हैं दोस्तों, उसे मरु मरु उद्यान कहते हैं। यानी कि रेगिस्तान में छोटा सा स्थान जहाँ पर वनस्पति उगती है या फिर ऐसी कोई चीज उगती है जो अलग से लगती है रेगिस्तान में, तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, हम लोग रेगिस्तान का मरु उद्यान कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। उसी प्रकार अगर देख लेते हैं समुद्र को, तो समुद्र में क्या ऐसा होगा जो जगह जगह पर होगा और वो समुद्र को अट्रैक्टिव बनाएगा, तो आप कहेंगे क्या, प्रायद्वीप। देखिए तीन ओर समुद्र से घिरा घिरा हुआ स्थान प्रायद्वीप कहलाता है और समुद्र में बांध बनता नहीं है, समुद्र में टीला बनता नहीं है। तो बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों जिस प्रकार रेगिस्तान में कहीं कहीं पर आपके क्या होते हैं, मरु उद्यान होते हैं, उसी प्रकार समुद्र में कहीं कहीं पर आपको द्वीप देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि हमारे अरब सागर में आप देखेंगे तो लक्षद्वीप जो कि एक प्रबाल द्वीप है, ये यहाँ पर मिलता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, ये भी एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में पूछा गया था। तो बात कर लेते हैं। कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में ऑनेस्टी को ये लिखा जाता है तो शब्द के लिए उसी भाषा में इतना कैसे लिखा जाएगा, तो किस शब्द के लिए, यानी कि इस विकल्प में से ऐसा कौन सा शब्द है जो आएगा इस कोड को सही से क्या करेगा, परिभाषित करेगा। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं ऑनेस्टी के बारे में। तो यहाँ पर क्या है, ये लिखा हुआ है कुछ इस तरह से OH, इसके बाद HONES, आगे देखेंगे तो दोस्तों T और Y, तो इस तरह से ऑनेस्टी लिखा हुआ है। तो ऑनेस्टी का कोड क्या है, तो आप कहेंगे सर सबसे पहले जो कोड बना है वो 2 बना है। क्या बना है साथियों, 2 बना है। इसको आप लोग अच्छे से समझिए। O के सामने जो कोड बना है वो 3 बना है, N के सामने जो कोड बना है वो 0 है। ठीक है, E के सामने जो कोड है वो क्या है साथियों, 4 है। S के सामने जो कोड है वो कोड हमें पता चलेगा 5। ठीक है,
और आगे टी के सामने कोड जो है वो दोस्तों 1 कोड है और वाई के सामने जो कोड है वो 6 कोड है। ठीक है, इस तरह से हमें बताना है कि 0 4 क्या बताना है साथियों, 0 4 2 5 और आगे 3 और 6 और 1। तो जल्दी से बताइए इसमें कौन सा लॉजिक चल रहा है, ताकि इस ये जो कोड आया है, ये एक संख्या आई है, इसका कोड जो बन जाए। तो अगर आप दोस्तों गौर से ऑनेस्टी को देखेंगे, गौर से आप इसको समझिए, ये क्या लिखा है, ऑनेस्टी लिखा है और इस ऑनेस्टी के कोड यहाँ पर दिए गए हैं और यही कोड स्थान परिवर्तित करके कहीं ना कहीं ये इस तरह से रख दिए गए हैं। ठीक है, गौर से समझिएगा। देखिए यहाँ पर 0 है तो पहले स्थान पर 0, फिर 4 है तो दूसरे स्थान पर 4, आगे 3 है। यानी कि दोस्तों ये जो कोड बन रहा है ये ऑनेस्टी को ही डिसबैलेंस करके लिखना है, यानी कि स्थान परिवर्तित करके ऑनेस्टी को लिखना है। तो 0 किसके सामने है सर, एन के सामने है। तो एन से शुरुआत करने वाला ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 1 गलत है। उसके बाद 4 किसके सामने है, तो 4 कहेंगे दोस्तों ई के सामने है। तो एन के बाद क्या आना चाहिए, एन के बाद साथियों हमारा ई आना चाहिए। ठीक है, एन के बाद ई आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या है 2 और 2 किसके सामने है, तो एच के सामने। NEH से ऑप्शन की शुरुआत होनी चाहिए, NEH इसमें नहीं है तो ये गलत है। हो सकता है ये सही हो जाए, हो सकता है ये सही हो जाए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये चाचा बैठे हैं, ये कह रहे हैं इनमें से कोई नहीं, तो इसका मतलब है इसको हमें पूरा चेक करना पड़ेगा। तो 5 का मतलब क्या है दोस्तों, एस है। ठीक है, उसके बाद 3 का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे 3 का मतलब ओ है। और आगे देखें 6 का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे वाई है। और आगे 1 का मतलब टी है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में पूछा गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला की साथियों बात कर लें तो क्या पूछा है, बाएं यानी कि लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट से 19वां अक्षर बताना है और लेफ्ट से ही 11वां अक्षर बताना है। इन दोनों के बताना है कि कौन सा अक्षर होगा, यानी कि लेफ्ट से 19 के लेफ्ट 11 कौन होगा। तो दोस्तों ऐसा प्रश्न आए जब भी लेफ्ट लेफ्ट दिखाई दे तो सीधा घटा देना है। यदि राइट और राइट दिखाई दे तो क्या करना है, तो भी सीधा घटा देना है। उसके बाद लेफ्ट राइट मिलता है या आपका राइट लेफ्ट मिलता है, क्या मिलता है, तो इनको आपस में क्या करना है, इनको आपस में जोड़ देना है। तो अभी हमें क्या मिला है, पहली वाली कंडीशन। तो इसको हम घटा देंगे तो पहला वाला पॉइंट उठाएंगे लेफ्ट और घटाएंगे तो 19 में से 11 चला जाएगा। साथियों क्या बचेगा, आप कहेंगे 19 में से 11 जाएगा 7 बचेगा। यानी कि लेफ्ट से 7 क्या बताना है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां बताना है। तो अंग्रेजी वर्णमाला जो होती है वो हमारी शुरुआत कहाँ से होती है, बाएं से दाएं ही शुरुआत होती है। तो 7वें नंबर पर कौन आता है, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए जी हमारा सही उत्तर है। ठीक है, जी का जो प्लेस वैल्यू होता है वो 7 होता है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगर हम बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 4 की, तो प्रश्न नंबर 4 में कहा है कि इस श्रृंखला में क्या कहा है, इस श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो ये दे रखा है प्रश्न चिन्ह, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार लॉजिक के साथ ये सॉल्व होगा। तो आप लोग इसको सबसे पहले अच्छे से याद रखिएगा। 1 मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको कैसे पता करेंगे, इसको पता करने का एक बहुत शानदार तरीका है, इनका सभी का प्लेस वैल्यू लिख लिया जाए। क्या लिख लिया जाए, प्लेस वैल्यू। तो बी होता है 2 पर दोस्तों, आगे सी होता है 3 पर, आगे एफ होता है 6 पर और एच होता है हमारा 8 पर। ठीक है, अगला वाला में क्या आएगा, तो अगले वाले में तो नंबर ही ज्ञात करना है कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, उसके बाद हम नंबर यहाँ पर पता कर लेंगे। आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है एच, एच का मतलब साथियों क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, 8 के बाद क्या आएगा, तो आप कहेंगे 8 के बाद हमारा 9 आ जाएगा, आइए। उसके बाद क्या आएगा, एल आएगा, एल का मतलब 12 है, आगे आ जाएगा हमारा 14। ठीक है, इसके बाद देखेंगे तो के का मतलब दोस्तों 11 हो जाएगा। उसके बाद एल मतलब 12 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो ओ मतलब 15 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे क्या, क्यू मतलब दोस्तों 17 हो जाएगा। उसके बाद अगर देखें इसको, अगर इसके बाद अगर इसको देखने का प्रयास किया जाए तो दोस्तों आप कहेंगे क्या है, यहाँ पर 14 है। ठीक है, 14 यानी कि एन है, उसके बाद ओ 15 पर है, उसके बाद आर 18 पर है। उसके बाद क्या आएगा, तो दोस्तों आप कहेंगे T20 पर हो जाएगा। तो इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा लॉजिक क्या बन रहा है। इसका अगर लॉजिक करेक्ट करें दोस्तों तो नीचे से देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, +3 हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, +3 हुआ है। ठीक है, उसके बाद 9 3 12, 9 और 12 3 15, यानी कि इसमें भी दोनों में +3 ही चल रहा है। आगे देखेंगे 12 3 15 तो +3 चल रहा है। इसके बाद यहाँ पर भी +3 करें तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से सारे के सारे में +3 का लॉजिक चल रहा है। तो 2 में अगर +3 करते हैं तो दोस्तों कितना आएगा आपका 5, और 5 पर आता है ई। इस तरह से ई से ऑप्शन की शुरुआत होनी चाहिए, एकमात्र ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी।
इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद 3 में जोड़ेंगे, 3 तो कितना हो जाएगा 6, यानी कि एफ आएगा। और 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी कि आई आ जाएगा। और 8 में 3 जोड़ेंगे 11 होगा, यानी कि के आ जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है साथियों क्वेश्चन नंबर 5, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से असंगत की पहचान करें। जल्दी से बताइए, 4 विकल्प आपके सामने हैं। इनमें से ऐसा कौन सा विकल्प है जो क्या है, असंगत है, यानी कि गलत है। तो देखिए, अगर बात कर लेते हैं धुंध की, धुंध यानी कि कुहासा, यानी कि दोस्तों इसे कहा जाता है जो कोहरा टाइप का होता है, उसे जब ठंड ना पड़ती है तो कोहरा टाइप का जम जाता है, जैसे दिल्ली में प्रदूषण टाइप, उसे क्या कहा जाता है, धुंध या कुहासा कहा जाता है। उसके प्रकार वर्षा, उसके बाद बादल, और उसके बाद यहाँ पर क्या है दोस्तों, कोहरा है। तो इसके बाद अगर बात कर ले इन सभी की, तो दोस्तों आप इनमें पाएंगे ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। ये दोस्तों क्या होते हैं, ये एक प्रकार के फॉग होते हैं। क्या होते हैं, याद रखेंगे, एक प्रकार के फॉग यानी कि कोहरा होते हैं। बादल भी कोहरे की तरह ही आसमान में उड़ता है, धुंध भी आसमान में कोहरे की तरह उड़ता है, और कोहरा तो आसमान में कोहरे की तरह ही उड़ता है। लेकिन बात कर लें वर्षा की, तो वर्षा क्या है, वर्षा में क्या होता है, आपका जल होता है। और वर्षा इस तरह से क्या करती है, बारिश करती है। जबकि धुंध बारिश नहीं करती है। कोहरा भी आपका कैसा होता है, हो सकता है सर्दी में भी पड़ जाए, हो सकता है गर्मी भी पड़ जाए। तो वर्षा जो होगी ये आपकी भिन्न भिन्न हो जाएगी। कैसी हो जाएगी दोस्तों, याद रखेंगे, ये आपकी भिन्न हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है ए और बी सी के बच्चे हैं, यदि सी माता है बी की, किंतु ए पुत्री नहीं है सी की, तो ए और सी का क्या संबंध है। चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम यहाँ पर अगर देख लेते हैं, तो ए और बी किसके बच्चे हैं, तो आप कहेंगे सी के बच्चे हैं। तो सी के बच्चे बनाएंगे कौन, हम दोस्तों बनाएंगे सबसे पहले ए बनाएंगे, उसके साथ साथ इसके बी को भी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सी के बच्चे बनाएंगे। आगे कह रहा है यदि सी माता है, यदि सी माता है तो सी पे क्या लगेगा, माइनस लगेगा। ठीक है, इससे पता चल जाएगा ये क्या हो जाएंगी, आपकी माता जी हो जाएंगी। कह रही ए माता है बी की, ए माता है बी की, किंतु यहाँ पर क्या कहा, ए पुत्री नहीं है सी की। ए पुत्री नहीं है तो क्या बनेगा, पुत्र बन जाएगा। ठीक है, ए पुत्री नहीं है तो क्या बन जाएगा, पुत्र बन जाएगा। ए बी के दो बच्चे हैं, सॉरी ए बी सी के दो बच्चे हैं। यदि सी माता है बी की, परंतु ए पुत्री नहीं है सी की, तो ए क्या हो जाएगा, ए दोस्तों पुत्र हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, पुत्र होगा। कह रहा है सी और ए का संबंध क्या है, तो सी और ए का संबंध क्या है, तो आप कहेंगे माता और पुत्र का संबंध है। किसका दोस्तों, माता एंड पुत्र का संबंध है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको लॉजिक के साथ पूछ लिए जाते हैं, जिसमें विद्यार्थी कंफ्यूज होता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत शानदार तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसका राइट आंसर बनेगा माता और पुत्र। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है राज पश्चिम की ओर चल रहा है, चलते चलते हुए हर मोड़ पर 45 डिग्री का कोण, कह रहा है चलते चलते हुए हर मोड़ पर 45 डिग्री कोण पर दाएं दाएं और बाएं 3 बार मुड़ता है। पहले दाएं फिर बाएं 3 बार मुड़ता है। तो बताइए अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। देखिए मैं बात कर लूं अगर किसकी, राज की, किसकी, राज की, तो आप कहेंगे राज नाम का जो शख्स है वो कहाँ पर जा रहा है, कुछ इस तरह से जा रहा है। एक मिनट, यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं। जो राज नाम का शख्स है वो दोस्तों कहाँ पर जा रहा है, पश्चिम की ओर जा रहा है। तो पश्चिम दिशा कौन सी, ये वाली दिशा, इस दिशा में जा रहा है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये राज यहाँ पर चला, ये राज नाम का शख्स यहाँ पर चला, कहाँ, पश्चिम की ओर। उसके बाद कह रहा है चलते चलते हुए हर मोड़ पर 45 डिग्री का टर्न ले रहा है। याद रखेंगे 45 डिग्री कितना होता है, सीधा तो आपका 90 डिग्री हो जाएगा, और इसको यदि आधा बांट दे तो क्या हो जाएगा, ये वाला कोण बनेगा 45 डिग्री का। याद रखिएगा ये कोण आपका 45 डिग्री का बनेगा। तो पहला टर्न लेगा वो कहाँ पर, आप कहेंगे सर इस तरह से 45 डिग्री का टर्न लेगा, कहाँ पर, आपके बाईं ओर, सॉरी दाईं ओर, यानी कि सीधी दिशा में। ठीक है, दाईं ओर लिया तो ऊपर की ओर जाएगा। ओके ठीक है, इसके बाद कह रहा है फिर से 45 डिग्री दाईं ओर कोण लेगा, यानी कि अब कहाँ पर पहुंच जाएगा, 90 डिग्री नॉर्थ की ओर पहुंच जाएगा। उसके बाद 3 बार दाएं मुड़ता है, 3 बार सॉरी बाएं मुड़ता है, 3 बार बाएं, यानी कि एक बार, उसके बाद फिर एक बार, और उसके बाद यहाँ पर भी एक बार। तो इस दिशा में वो अब आ जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे कौन सी दिशा में आ जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे वो इस दिशा में आ जाएगा। और बताना है अब वह किस दिशा की ओर देख रहा है। तो आप कहेंगे ये दिशा कौन सी हो जाएगी। देखिए बात कर लें अगर इनकी दिशाओं की, तो गौर से समझना है। इस तरह से कुछ हमारी दिशाएं होती हैं। यहाँ पर होती है ईस्ट, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर साउथ होती है, यहाँ पर वेस्ट, और यहाँ पर नॉर्थ होती है। ठीक है, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ। तो ये दिशा कौन सी होगी, साउथ और वेस्ट, यानी कि दक्षिण और पश्चिम। दक्षिण और पश्चिम इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी एक बहुत शानदार क्वेश्चन है।
ये भी सादृश्यता का क्वेश्चन है, हालांकि इंग्लिश में आपसे पूछ लिया है। तो सबसे पहले कहा है दोस्तों फ्रूट अगर बनाना से संबंधित है। देखिए हम यहाँ पर कलर को चेंज कर लेते हैं। कह रहा है दोस्तों अगर फ्रूट जो है वो बनाना से संबंधित है, किससे? बनाना से। तो बताना है साथियों मैमल किससे संबंधित हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अर्थ पता होनी चाहिए, इंग्लिश है तो इसमें अर्थ पता होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर इसके अर्थ लिख देते हैं, तो आप इसको सही से समझ जाएंगे। देखिए बात कर लेते हैं फ्रूट की। फ्रूट यानी कि फल हो जाता है। क्या हो जाता है साथियों? फल हो जाता है। ठीक है, फल का संबंध अगर केला से है, फल का संबंध अगर केला से है, तो दोस्तों हमें बताना है कि मैमल, मैमल का मतलब क्या होता है दोस्तों? स्तनपाई। क्या होता है? स्तनपाई। तो स्तनपाई का अर्थ कैसे हो जाएगा, यानी कि स्तनधारी का अर्थ कैसे हो जाएगा, ये बताना है। चलिए विकल्प की बात कर लें, चिड़िया, सांप और यहाँ पर एनिमल यानी कि जानवर और शेर। तो जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या बनेगा। तो आप कहेंगे दोस्तों देखिए स्पैरो एक स्तनपाई नहीं है, गलत है। स्नेक भी एक स्तनपाई नहीं है, तो ये भी गलत है। अगर एनिमल की बात करें तो ये भी गलत हो जाएगा। अब ये गलत क्यों होगा दोस्तों? हमने सुना है कि एनिमल तो सर बहुत सारे होते हैं जो स्तनपाई होते हैं, लेकिन इनमें कुछ ऐसे भी एनिमल होते हैं जो आपके स्तनपाई नहीं होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे जो ऐसे एनिमल भी होते हैं जो स्तनपाई नहीं होते हैं। तो याद रखेंगे स्तनपाई में जो आएगा वो आपका लायन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लायन। लायन का मतलब जो शेर होता है, शेर की जो मतलब फीमेल वर्जन होता है, याद रखेंगे वो क्या होता है? एक स्तनधारी होता है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो सारे के सारे जानवर आपके स्तनपाई नहीं होंगे, परंतु जो लायन होगा वो आपका स्तनधारी होता है। ठीक है, स्तनपाई होता है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कथन और तर्क का। पहले आपको अच्छे से कथन पढ़ना है, उसके बाद तर्क लगाना है कि कौन सा तर्क प्रबल है या कौन सा तर्क प्रबल नहीं है। तो जल्दी से कथन को पढ़ते हैं हम लोग। तो बात करते हैं कथन के बारे में। तो क्या 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 उच्च शिक्षा को केवल अतियोग्य व्यक्तियों के लिए सीमाबद्ध कर देना चाहिए? क्या उच्च शिक्षा को केवल अतियोग्य व्यक्तियों के लिए क्या कर देना चाहिए साथियों? कह रहा है कि सीमित कर देना चाहिए, सीमाबद्ध कर देना चाहिए। तो जल्दी से बताइए। कह रहा है नहीं, यह लोकतंत्र के सिद्धांत के विरुद्ध है। तो क्या ये सही है? कह रहा है हाँ, यह केवल योग्य ही इस विषय के सुख के पात्र हैं। तो जल्दी से बताइए इसका सही तर्क कौन सा होगा। देखिए दोस्तों अगर बात करें इस प्रश्न की, तो इसको आप लोगों को अच्छे से समझना, मेरी एक बात पर गौर करना है। कह रहे कथन के अनुसार ही तर्क देने हैं, अन्यथा कोई तर्क नहीं देना है। तो कथन में क्या कहा है? क्या उच्च शिक्षा को केवल अति योग्य व्यक्तियों के लिए सीमाबद्ध कर देना चाहिए? तो आप तर्क क्या दे रहे हैं कथन के अनुसार? नहीं, यह लोकतंत्र के सिद्धांत के विरुद्ध है। तो क्या यह सही है? तो बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर क्या करेंगे, सर ये सही है, लोकतंत्र ऐसा नहीं कहता है कि हमारी शिक्षा जो होगी वो केवल अति योग्य व्यक्तियों के लिए होगी। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात समझिए, आप यहीं पर गलती कर देते हैं। हमने कहा है कि आपको कथन के अनुसार क्या करना है, तर्क देना है। तो कथन में क्या कहीं पर लिखा है कि सिद्धांत लोकतंत्र के सिद्धांत के विरुद्ध है? तो आप कहेंगे नहीं लिखा है। तो जब नहीं लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे ये कथन के अनुसार तर्क देना है, तो ये कैसा है, गलत है। अब देखिए आगे कथन फिर से पढ़िए। क्या उच्च शिक्षा केवल अति योग्य व्यक्तियों के लिए सीमाबद्ध कर देना चाहिए? तो कह रहा है हाँ, केवल योग्य ही इस विषय के सुख के पात्र हैं। तो क्या कहीं पर लिखा है केवल योग्य व्यक्ति ही इस विषय के सुख के पात्र है? देखिए यहाँ पर अति योग्य के बारे में बात कर रहा है क्या, और क्वेश्चन पूछा है आपसे। तो यहाँ पर ये कहाँ का कि केवल योग्य ही ऐसे व्यक्ति हैं जो उच्च शिक्षा जो होगी उसको केवल योग्य ही लोग ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर नहीं लिखा है, तो इस कारण ये भी गलत है। गौर से समझना है, ये दोनों के दोनों गलत हैं। बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर क्या गलती करते हैं, पहला वाला तर्क क्या है, प्रबल है, तो वो ये ऑप्शन लगाते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं लगाना है। कथन को पढ़ करके ही तर्क देने हैं। तो ये क्या कह रहा है, दोनों के दोनों गलत हैं, और दोनों के दोनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर डी ये कह रहा है यदि ना तो तर्क एक और ना ही तर्क दो प्रबल हो। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहा है यदि सूरज को चांद, चांद को आकाश, आकाश को बादल और बादल को वर्षा तथा वर्षा को सूरज कहा जाए तो पक्षी कहाँ पर उड़ेंगे? जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों बात कर लें अगर बेसिकली हम पक्षियों की, किसकी, यदि बर्ड्स की बात करें तो ये कहाँ पर उड़ते हैं? तो आप कहेंगे सर ये आकाश में उड़ते हैं। कहाँ पर उड़ते हैं? आकाश में। अब रीजनिंग को समझिए। रीजनिंग में कहा है कि सूरज को चांद, चांद को आकाश, आकाश को बादल, बादल को वर्षा और वर्षा को सूरज कहा जा रहा है। तो गौर से समझिए आकाश को क्या कहा है। तो आप इस लाइन को यहाँ से पकड़ेंगे, आकाश को बादल कहा है। तो पक्षी कहाँ पर उड़ेंगे? तो आकाश के स्थान पर क्या रख देंगे दोस्तों, हम बादल रख देंगे, क्योंकि आकाश को क्या कहा है, बादल कहा है। तो पक्षी कहाँ पर उड़ेंगे? बादल में। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। गौर से समझना है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है साथियों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे हम कह सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। याद रखेंगे ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में हूबहू देखने को मिलते हैं।
ठीक है, याद रखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही हूबहू देखने को मिलेंगे, तो समझिए इसमें लॉजिक क्या चल रहा है। तो सीधे इसके लॉजिक की बात करते हैं। देखिए, अगर इसको हम अलग से लिख लें तो 1 है, उसके बाद साथियों 8 है, उसके बाद 9 है, आगे 64 है, आगे हम देखेंगे तो 25 आ रहा है, फिर देखेंगे तो 216 आ रहा है, फिर देखेंगे तो कितना आ रहा है दोस्तों, 49 आ रहा है। ठीक है, 49 आ रहा है, उसके बाद देखेंगे तो क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो बताइए इसका सही लॉजिक क्या है। तो अगर इसके लॉजिक को क्रैक करने की बात करें तो गौर से देखेंगे, 1 है, 8 है, 9 है, 64 है, 25 है, 216, 49 और एक क्वेश्चन मार्क। यानी कि यहाँ पर जो नंबर बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको क्यूब और स्क्वायर के टाइप के दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं दोस्तों, क्यूब और स्क्वायर के टाइप के दिख रहे हैं। गौर से समझिए इसका लॉजिक क्या है। तो लॉजिक अभी हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, तो आप पाएंगे ये 1 है, और 1 की पावर कितनी भी कर दें तो 1 ही आता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 की पावर 2 करेंगे। गौर से समझना है, यहाँ की पर 1 की पावर 2 करेंगे। ठीक है, और आगे देखें 8 लिखा है, तो 8 में क्या करेंगे, 2 की पावर 3 करेंगे। और आगे देखेंगे क्या लिखा है दोस्तों, 3, तो यहाँ पर 3 की पावर 2 करेंगे। और आगे देखेंगे तो 4 लिखा है, तो 4 की पावर 3 करेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे तो 5, और 5 की पावर क्या लिखा है दोस्तों, 2 लिखा है। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो कितना है, 216, और 216 को लिख सकते हैं 6 की पावर 3। ठीक है, और यहाँ पर देखें तो 7 है, और 7 की पावर क्या है दोस्तों, 2 है। ठीक है, 2 है, तो आगे नंबर तो 8 आएगा। अब जल्दी से बताइए, नंबर तो 8 आ गया, लेकिन पावर 2 आएगी या फिर 3 आएगी, जल्दी से बताइए क्या होगा। तो देखिए इसके लॉजिक की अगर एग्जैक्टली बात करें तो क्या कह रहा है, विषम संख्या जो दे रखी हैं, विषम संख्याएं जो दे रखी हैं उनका स्क्वायर चल रहा है। जबकि जो सम संख्याएं हैं दोस्तों, जो सम संख्याएं हैं उनका क्या चल रहा है, उनका क्यूब चल रहा है। तो आप बताएंगे कि सर 8 का क्यूब कितना होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा कि 8 का जो क्यूब होता है साथियों, वो 512 होता है। और इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। याद रखेंगे 512 इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। और इस तरह से हम कहेंगे कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 512 आ जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में विषम आकृति का चयन कीजिए। जल्दी से बताइए निम्नलिखित प्रश्न में विषम आकृति कौन सी है। तो अगर बात कर लें इस प्रश्न के विषम आकृति की, तो आप गौर से इस लॉजिक को समझिए। देखिए यहाँ पर पता तो केवल एरो से ही चलेगा। किससे चलेगा, एरो से। देखिए एरो यहाँ पर था, अगली बार में एरो यहाँ पर आ गया, और अगली बार में एरो यहाँ पर आ गया। यानी कि पहला स्थान अगर इसको दे दें, दूसरा इसको दे दें, तीसरा इसको दे दें और चौथा इसको दे दें। तो देखिए पहले पर था, दूसरे वाले में दूसरे पर, तीसरे वाले में तीसरे पर, और चौथे वाले में चौथे पर। तो दोस्तों हम कैसे पता करेंगे कि विषम कौन सा है। तो अब देखिए इसका लॉजिक समझिए। देखिए यहाँ पर जो आकृति है एरो की, वो क्या है, कुछ एंटी क्लॉकवाइज है। कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। गौर से समझना है, एरो जो है वो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में जा रहा है। उसी के बाद यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। जबकि यहाँ पर जो एरो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। कैसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस तरह से जो विषम बनेगा वो ये वाला हमारा विषम बन जाएगा। अगर हम इसको ऑप्शन नंबर डी दे दें तो ऑप्शन नंबर डी विषम है, जबकि ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी और उसके अतिरिक्त ऑप्शन नंबर ए, ये तीनों के तीनों एक समान है। जबकि ऑप्शन नंबर डी क्या है दोस्तों, विषम है, और यही इसका सही उत्तर बनेगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 एक खुले पासे का यानी कि खुले घन का एक बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। देखिए दोस्तों, खुले पासे में आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी। एक बात ये याद रखनी पड़ेगी, दोस्तों जो खुला पासा होता है उसकी प्रत्येक तीसरी सतह, गौर से समझिए मैं क्या कह रहा हूं। जो खुला पासा होता है उसकी प्रत्येक तीसरी सतह एक दूसरे के अपोजिट होती है। शायद मैंने ये बात आपको कल भी वाली क्लास में बताई थी, कल की क्लास में भी बताई थी, और आज भी समझ लीजिए। जो प्रत्येक तीसरी सतह होगी वो एक दूसरे की कैसी होगी, विपरीत होगी। खुले पासे में या खुले घन में जो तीसरी सतह होगी वो विपरीत होगी, इसको याद रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर बात कर ले तीसरी सतह कौन सी बन रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, यहाँ पर बात कर लेते हैं पहली लाइन की। तो एक जो सर्कल है, एक सर्कल है। ठीक है, यहाँ पर हम बनाते हैं एक सर्कल, और सर्कल के विपरीत में एक ट्राइंगल आएगा, क्योंकि तीसरी सतह यही तो बन रही है, ये वाली, यही तो तीसरी बन रही है। तो इस तरह से क्या आएगा, एक ट्राइंगल आपका विपरीत में आ जाएगा, याद रखेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर एक क्या है, ऊपर देखेंगे तो दोस्तों एक स्क्वायर है, और स्क्वायर के अपोजिट में क्या आएगा, आप कहेंगे एक दिल आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, एक दिल आ जाएगा। स्क्वायर के अपोजिट में एक सीधा सा दिल आ गया। उसके बाद देखेंगे ये भी एक स्क्वायर है लेकिन तिरछा, ये भी एक स्क्वायर है लेकिन तिरछा। तो इस स्क्वायर के अपोजिट क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे एक ये स्क्वायर, एक मिनट, यहाँ पर एक स्क्वायर ऐसा बनेगा। ठीक है, ऐसा स्क्वायर बनेगा, और इस स्क्वायर के अपोजिट में एक चिड़ी जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक फूल की पत्ती दिखाई दे रही है। ठीक है, इसको याद रखेंगे।
तो ये फूल की पत्ती हमारी यहाँ पर आ गई। ठीक है, ये हो गई हमारी फूल की पत्ती किसके अपोजिट, ऊपर वाले बेंड स्क्वायर के अपोजिट। तो देखिए अब हम बात कर रहे हैं प्रश्न की, कह रहा है कौन सा घन बनाया जा सकता है, यानी कि बनाए जा सकने वाले घन में ऐसी बात याद रखनी है जो भी अपोजिट होंगे वो कभी एक साथ नहीं दिखेंगे। यदि घन बनाया जा सकता है तो कभी भी अपोजिट ना तो एक साथ दिख सकते हैं और ना ही एक साथ अपोजिट यानी कि छिप सकते हैं। तो समझिए एक साथ यदि दिख गए तो वो गलत हो जाएगा, वो नहीं बनेगा। तो देखिए यहाँ पर एक साथ एक जैसे दिख गए, यानी कि सर्कल के अपोजिट में ट्राइंगल, तो दोस्तों ये क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर अगर हम ऑप्शन नंबर बी को, तो ऑप्शन नंबर बी में एक ये पान का पत्ता यानी चिड़ी टाइप का दिख रहा है, उसके बाद एक स्क्वायर यहाँ पर दिख रहा है और एक सर्कल यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि तीनों के तीनों अलग अलग हैं। तो मैं शायद कोशिश कर सकता हूँ कि ये वाला जो पासा है हो सकता है बन जाए, जबकि आगे वाले भी चेक करने पड़ेंगे। आगे कह रहा है ये एक दिल है, चलिए दिल है, उसके बाद ये एक स्क्वायर है, तो दिल और स्क्वायर आपस में क्या है, अपोजिट है, तो ये एक साथ नहीं दिखने चाहिए, इसका मतलब ये गलत हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर चिड़ी है, ठीक है, और यहाँ पर एक क्या है, टेढ़ा वाला स्क्वायर है, तो ये दोनों के दोनों हमें तो अपोजिट साइड दिख रहे थे यहाँ पर, तो ये भी क्या हो जाएंगे, ये भी गलत हो जाएंगे। अब बचा केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी को हम बना सकते हैं इस खुले पासे का प्रयोग करके। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को भी गौर से आप लोगों को समझना है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है सभी टमाटर सब्जियां हैं, क्या कह रहा है, जितने भी टमाटर हैं, गौर से समझिए, जितने भी यहाँ पर टमाटर हैं, ठीक है, जितने भी टमाटर हैं वो सारे के सारे क्या हैं, याद रखेंगे सब्जियां हो जाएंगे। क्या बनेंगे दोस्तों, यहाँ पर बना देते हैं इनको हम सब्जियां, क्या बना देते हैं, सब्जियां बना देते हैं। तो सभी टमाटर क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर सभी टमाटर हमारे सब्जियां हो जाएंगे, इसको याद रखेंगे। इसके बाद कह रहा है कुछ सब्जियां फल हैं, सब्जियों का कुछ पार्ट, गौर से समझिएगा कौन सा वाला पार्ट, अभी हम बनाते हैं ये वाला पार्ट, कौन सा, ये वाला पार्ट, सब्जियों का कुछ पार्ट ये वाला, इतना इतना सा जो सब्जियों का पार्ट है ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा फल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे, ये हमारा फल हो गया। अब बात करते हैं निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष में क्या पूछा है, निष्कर्ष में पूछा है जल्दी से बताना है कौन सा निष्कर्ष सत्य है। तो कह रहा है कुछ टमाटर फल हैं, क्या कुछ टमाटर, ये रहा टमाटर का पार्ट, ये रहा फल का पार्ट, क्या इनका दोनों का आपस में संबंध बन रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं बन रहा है। हो सकता है बन भी जाए, हो सकता है ऐसा निकल जाता फल का तो बन भी जाता, लेकिन दोस्तों ये नहीं बन रहा है। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, गलत है, एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है, इस कारण ये हमें क्या गलत दिखाई दे रहा है। उसके बाद कह रहा है कुछ फल टमाटर है, देखिए आगे कह रहा है तो कुछ टमाटर फल हैं, अब कह रहा है कुछ फल टमाटर है, तो ये भी क्या है, गलत है। दोनों के दोनों गलत हो गए, गौर से समझना है, ये दोनों के दोनों गलत हो गए दोस्तों, और दोनों के दोनों गलत हैं। तो इस स्थिति में याद रखना है ना तो निष्कर्ष एक, गौर से समझिए, ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको यदि समझ में आए कि यहाँ पर आइदर और की कंडीशन लग रही है, देखिए विकल्प ही आइदर और के नहीं है, तो आइदर और की कंडीशन लगाकर क्या करना है, तो आइदर और की कंडीशन के लिए दो शर्तें होती हैं। एक होना चाहिए कि कुछ टमाटर फल हैं, और क्या आगे वाली में क्या था, कोई फल टमाटर नहीं है, या कोई टमाटर फल नहीं है, ऐसा क्या था। तो यहाँ पर कहीं तो नहीं, इनमें किसी में नहीं दिखाई दे नहीं रहा है, तो इस कारण ये क्या है, यहाँ पर आइदर और नहीं लगेगा, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, ये भी एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, याद रखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। शिक्षक, कवि और विद्यार्थी, जल्दी से बताइए कौन सा वेन आरेख बनेगा। तो दोस्तों सबसे पहले क्या बनाएंगे, तो क्या जो शिक्षक होते हैं वो कवि होते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल होते हैं। क्या शिक्षक विद्यार्थी होते हैं, तो ये नहीं होते हैं, यानी कि शिक्षक कवि तो हो सकते हैं, याद रखेंगे, जो शिक्षक होंगे, जो हमारे शिक्षक होंगे, यहाँ पर देखिए हम शिक्षक को लिख देते हैं, ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे शिक्षक, शिक्षक क्या हो जाएंगे, कवि हो जाएंगे। ठीक है, याद रखेंगे, जो शिक्षक होंगे वो क्या हो जाएंगे दोस्तों, कवि हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गए कवि, तो इस तरह से बन जाएगा। तो कुछ शिक्षक का पार्ट हो जाएगा कवि में, और जो कवि होगा वो हो सकता है विद्यार्थी भी हो। बहुत सारे ऐसे अच्छे विद्यार्थी देखे हैं मैंने अपने क्लास के टाइम पर, जो अच्छे क्या थे, कवि थे, यानी कि एक अच्छा लेखन कर लेते थे, अच्छा गायन कर लेते थे, तो वो क्या थे, एक कवि थे। ठीक, एक मिनट, वो क्या थे, जो विद्यार्थी थे हमारे ज़माने के, वो कुछ कवि का काम करते थे। तो ये पार्ट किसका आ जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे, ये विद्यार्थी का आ जाएगा। तो इस तरह की आकृति बनेगी। देखिए गौर से समझिए, शिक्षक कभी भी विद्यार्थी नहीं हो सकता है, गौर से समझना है, शिक्षक कभी विद्यार्थी नहीं हो सकता है। हाँ, हालांकि वो बचपन में रहा होगा, लेकिन इस आकृति में जो बताना है, जो रीजनिंग में बताना है, तो शिक्षक विद्यार्थी नहीं है, शिक्षक कवि है और विद्यार्थी कवि है, यानी कि कवि का कुछ कुछ पार्ट, ये वाला, ये पार्ट कुछ विद्यार्थी में और ये कुछ पार्ट आपका शिक्षक में। तो इस तरह की जो आकृति बनेगी ऑप्शन नंबर डी में बनेगी।
और ऑप्शन नंबर डी साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि आज की क्लास पसंद आई है तो एक बार से आपसे छोटा सा निवेदन है, दोस्तों में सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, लाइक कर दीजिए, दोस्तों में सेशन को शेयर कर दीजिए। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अब किसका इंतजार है दोस्तों, अब तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद डीएसआर। निरंतर इस तरह के प्रैक्टिस सेट आपके सामने इस चैनल पर निरंतर चलते रहेंगे। ठीक है, याद रखेंगे हमेशा के लिए, बरसात ठंडी गर्मी कुछ भी हो, निरंतर प्रैक्टिस सेट चलेंगे। तो इस क्लास को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी भी एग्जाम्स की तैयारी के लिए रीजनिंग आपको हमेशा यहीं पर मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों अपना ख्याल रखना, मिलते हैं कल एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।